अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। तो एज यूजुअल पहले तो आप मुझे आगाह करेंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। अच्छा देखें, जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि आज जो है वो 24 अगस्त है यस सर। और सन 2021 है और दिन जो है वो ट्यूसडे। ठीक है जी। हमें जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो है वो होमोजेनिटी और प्रीफिक्सेस का टॉपिक कंप्लीट करके उसकी वर्कशीट सॉल्व की थी और फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स पे जो है बात करना शुरू की थी। तो हमने सिर्फ उसकी हेडिंग डाली थी, वो बात शुरू नहीं हो पाई थी हमारी। तो लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ एरर पे हम बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ एरर। देखिए, बात ही होती है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उस मेजरमेंट में जो आपके आंसर्स आ रहे होते हैं, आपकी रीडिंग्स आ रही होती हैं, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसमें कोई गलती का चांस ही नहीं है। ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं, कोई इंसान आपको पता है खता का पुतला है। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप कोई रीडिंग्स लेंगे तो यकीनी तौर पर उनमें गलती का बहुत चांस होगा। और वो जो एक्सपेरिमेंटल एरर होती है, जो एक्सपेरिमेंटल गलती होती है, इसका चांस होता है, उस एक्सपेरिमेंटल एरर को या उस एक्सपेरिमेंटल गलती को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी है एरर्स की वो कहलाती है रैंडम एरर। ठीक है। एक जो कैटेगरी है एरर्स की वो क्या कहलाती है, रैंडम एरर। और दूसरी जो कैटेगरी है एरर्स की वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आप एरर्स करते हैं या जो एरर्स होती हैं आपसे, उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है रैंडम एरर और एक कैटेगरी कहलाती है आपकी जो है वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। अब हम ऐसा करेंगे कि हम दो कॉलम्स बनाएंगे और उन दोनों कॉलम्स में जो है वो हम रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को लिखेंगे ताकि हम इनको आपस में कंपेयर कर सकें। मिसाल के तौर पर इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे रैंडम एरर के बारे में और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में। ठीक है। अब देखिए, मैं सबसे पहले जो सबसे बुनियादी फर्क है, जो बेसिक डिफरेंस है रैंडम एरर में और सिस्टमैटिक एरर में, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला और सबसे बेसिक डिफरेंस है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में। इसको अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें कि अगर आप जो है वो एक रीडिंग ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है आपको जो है वो फर्ज करें कि किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो डायमीटर की रीडिंग लेनी। आपने एक वर्नियर कैलिपर यूज करना है। आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया, उसका डायमीटर निकाला, उसका डायमीटर आया 2.12 सेंटीमीटर। फिर हमने दोबारा निकाला तो उसका डायमीटर आया 2.13 सेंटीमीटर। फिर निकाला आया 2.11 सेंटीमीटर। फिर रीडिंग के आंसर आया 2.12 सेंटीमीटर। फिर रीडिंग ली आई 2.11 सेंटीमीटर। फिर रीडिंग आई आपने ली 2.13 सेंटीमीटर। फिर रीडिंग आई 2.13। क्या रीडिंग आई 2.13। आपने जज्बात में आके गलती से उसको 2.31 लिख। ठीक है। यानी कि ये रीडिंग आपने गलत लिख दी। एक्चुअली रीडिंग क्या थी, एक्चुअली रीडिंग 2.13। ठीक है। तो ये आपसे गलती हो गई या आपने गलती कर दी। अब एक काम करें, सब लोग कैलकुलेटर निकालें। अगर हम इन रीडिंग्स का एवरेज निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग्स, अगर इसका हम एवरेज निकालें तो उसका एवरेज आएगा 2.12 प्लस 2.13 प्लस 2.11 प्लस 2.12
प्लस 2.11 प्लस 2.13 और प्लस 2.31, यानी कि आपने जो गलत रीडिंग की है 2.31, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसको हम डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे, तो ज़रा मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा। तो 1.843। वाह जबरदस्त मेरे चीते, यानी कि 2.1 सारे आंसर हैं और एवरेज उसका 1.8 आ जाएगा। जबरदस्त, सर पॉइंट्स लाइन आपको बधाई हो। 2.14। सॉरी, मैं अभी 2.15। सारी मैथमेटिक्स की सारी किताबें जलाने वाला था, मैं भी बता रहा हूँ। 2.14 इसका आंसर आएगा अभी, ठीक है। 2.14 इसका आंसर आ गया आपका। अच्छा फर्ज करें कि अगर आपने गलती ना की होती, ठीक है, फर्ज करें अगर आपने गलती ना की होती, और अगर आपने गलती ना की होती और आपने जो है वो फर्ज करें ये वाली रीडिंग सही निकाली होती, मिसाल के तौर पर अगर आपने 2.13 ही रीडिंग यहाँ पे निकाली होती, सही निकाली होती 2.13, यानी कि सही रीडिंग ली हुई होती अगर आपने यहाँ पर, तो अगर आपने यहाँ पे सही रीडिंग ली हुई होती तो यहाँ पर बजाय 2.31 के आप क्या लिखते हैं, आप 2.13 लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो है आप जरा इसको दोबारा से एवरेज निकालें आप, 2.12 प्लस 2.12। तो 2.12 आ रहा है सर। 2.13 रखने पे 2.12 आ रहा है एवरेज, सर तो आपका आंसर 2.12 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपने जो ये एवरेज लिया है, जब सारी रीडिंग सही है तो आपका आंसर 2.12 आ रहा है, यानी कि आपका एक्चुअल आंसर 2.12 था। अगर फर्ज करें कि मैं ये 2.31 वाली गलत रीडिंग लेता तो आपका आंसर तो ठीक ठाक गलत आता ना, 2.12 में और 2.31 में बहुत फर्क है। लेकिन जब मैंने इस 2.31 वाली गलत रीडिंग के साथ और बाकी 6 रीडिंग्स को ऐड किया और फिर उसके बाद जब मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज जो है वो सही आंसर जितना आ ही गया तकरीबन, यानी कि 2.14 आ गया। तो ये बताएं कि अगर मैंने इस 2.31 वाली गलत रीडिंग को अकेले लिया होता और उसका मैंने आंसर निकाला होता तो मेरा आंसर 2.31 आता है, जो कि मेरे एक्चुअल आंसर से यानी कि 2.12 से काफी दूर आता। लेकिन उस जैसी कई रीडिंग लेकर एवरेज लेने से फायदा ये हुआ कि बजाय 2.31 आंसर आने के और 2.14 आ गया आंसर, क्योंकि अभी भी एक्चुअल आंसर तो नहीं आया है, 2.12 तो नहीं आया, लेकिन उससे काफी पास आ गया ना 2.12, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर फर्ज करें कि आप जो है कोई गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को करने के बाद आप और रीडिंग्स लेते हैं, दोबारा रीडिंग लेते हैं, दोबारा रीडिंग लेते हैं, दोबारा रीडिंग लेते हैं, दोबारा रीडिंग लेते हैं, और फिर उनका एवरेज लेते हैं, और उससे आपकी रीडिंग छुप जाती है, आपकी गलती छुप जाती है, आपकी गलती जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। कौन सी एरर कहते हैं? रैंडम एरर। रैंडम सर। फर्ज करें कि ये रीडिंग्स आप जिस बढ़ने कैलिपर से ले रहे थे उसमें 0 एरर है, यानी कि उसने 2.12 बताया था, एक्चुअली इसकी रीडिंग होनी चाहिए थी 1.12। उसने 2.13 बताया था लेकिन एक्चुअली आंसर होगा 1.13। उसने 2.11 बताया था लेकिन एक्चुअली आंसर 1.11 था। उसने रेटिंग 2.12 बताई थी बट एक्चुअली आंसर 1.12 था। 2.11 एक्चुअली 1.11 था, 2.13 एक्चुअली 1.13 था और 2.13 एक्चुअली 1.13 था। तो अगर आप इन सबका एवरेज लेंगे तो आपका एवरेज तकरीबन 1.1 के आसपास कुछ आ जाएगा, जो कि आपके एग्जैक्ट आंसर से कोसों दूर है। तो ये जो एरर है जिसमें रिपीट करने से या एवरेज लेने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, सिस्टमैटिक। ठीक है। तो रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि रैंडम जो होती है उसमें अगर आप रीडिंग को रिपीट कर लें ना, आप कहेंगे तो यार रीडिंग में दो और रीडिंग ले लेता हूँ, 2 4 5 6 8 10 रीडिंग ले लेता हूँ और फिर इसका एवरेज ले लेता हूँ। तो रीडिंग को रिपीट करने से और फिर एवरेज लेने से अगर आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाती है, गलती इंप्रूव हो जाती है, तो वो कौन सी गलती है? वो फिर रैंडम एरर है। लेकिन अगर आपकी गलती जो है वो रीडिंग को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका आंसर हमेशा गलत ही आ रहा है, तो फिर वो सिस्टमैटिक एरर है। एक फॉर्मूला था उसमें स्क्वायर करना था आपको, कैंटिंग एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं हाफ एम बी, तो आंसर तो गलत आएगा ना। आपने कहा चलो दोबारा करते हैं, आपने दोबारा किया हाफ एम बी, फिर आंसर गलत आएगा। आपने कहा चलो एक दफा और करके देखते हैं, फिर आपने पुट किया हाफ एम बी, फिर आंसर गलत आएगा। आप 100 दफा करके देखोगे, 100 की 100 दफा आंसर गलत आएगा। उन 100 गलत आंसरों का एवरेज लोगे तो वो एवरेज भी गलत आएगा, तो ये रैंडम एरर है। लेकिन फर्ज करें कि आप एक सिंपल पेंडुलम के जो है ना वो ऑसिलेशंस काउंट कर रहे थे कि 10 ऑसिलेशंस कितनी देर में पूरे होते हैं। पहली दफा आपने काउंट किया 10 ऑसिलेशन 2 सेकंड 2 मिनट में हुए, 2 मिनट तो ज्यादा हो गया। फर्स्ट करो 10 ऑसिलेशन जो 20 सेकंड्स में कंप्लीट हुए, अगले वाले 20.1 सेकंड में हुए,
उससे अगले वाले 20.2 में हुए, उससे अगले वाले 20 में हुए, यानी कि आपका आंसर तकरीबन 20 आएगा। 10 दफा आपने ऐसा किया, एक दफा आपने 10 के बजाय 11 ऑसिलेशन काउंट कर लिया, तो 11 ऑसिलेशन जो आएंगे वो 21 सेकंड्स में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि आपके 9 आंसर्स 20 पॉइंट समथिंग 20 पॉइंट समथिंग 20 पॉइंट समथिंग 20 पॉइंट समथिंग में सिर्फ एक 21 होगा, तो आपका एवरेज जो है वो 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी कि आपका आंसर काफी बेहतर आ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि उस सिंपल पेंडुलम में जो है वो आप स्टॉप वॉच ही जो है वो खराब यूज कर रहे हैं, बहुत दफा टाइम 18 बताती है, तो आप 18 का एवरेज लेंगे तो एवरेज भी 18 ही आएगा, जो कि 20 से बहुत दूर होगा, गलत होगा। तो अगर रीडिंग को रिपीट करने से, बार बार उसको रिपीट करके एवरेज लेने से अगर आंसर आपका सही हो सकता है तो वो रैंडम एरर है। लेकिन अगर रीडिंग को रिपीट करने से और आंसर जो है एवरेज करने से अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो कौन सी एरर है, तो फिर वो सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक। ठीक है, तो आई होप के कुछ कुछ समझ में आई होगी बात आप लोगों के। यस सर, क्लियर। तो रैंडम एरर के बारे में पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, रैंडम एरर के बारे में पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि इफ, बल्कि इफ क्या लिखे हैं यार, डायरेक्ट रैंडम एरर लिखते हैं। रैंडम एरर रैंडम एरर कैन बी इम्प्रूव्ड। एक रैंडम एरर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और रैंडम एरर कैन बी improved बाय repeating measurements and then taking एवरेज ऑफ देम, यानी कि रीडिंग्स को, मेजरमेंट्स को रिपीट करके और फिर उसका एवरेज लेकर आप एक रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। आप एक सिस्टमैटिक एरर को इम्प्रूव नहीं कर सकते बाय रिपीटिंग the readings or by taking average of them। तो रीडिंग्स को रिपीट करके और एवरेज लेने से सिस्टमैटिक एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडम एरर पे फर्क पड़ता है। दूसरी बात है कि रैंडम एरर होती क्यों है। रैंडम इसलिए होती है कि भाई आप काउंटिंग में गलती कर दी, पैरेलक्स एरर कर दिया आपने टाइम गलत नोट कर लिया, आपने डिजिट को उल्टा लिख दिया, आप एक रीडिंग लिखना भूल गए, तो आमतौर पे जो ह्यूमन एरर होती है उसकी वजह से रैंडम एरर होती है। अब मैं आमतौर पे इस वजह से कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं आप मेरी जबान पकड़ लेंगे सर रैंडम एरर तो हमेशा इंसानों से होती है, नहीं, इंसानों के अलावा भी और फैक्टर हो सकते हैं, बट आमतौर पे मतलब मोस्टली, ज्यादातर जो रैंडम एरर होती है वो ह्यूमन एरर की वजह से होती है। ठीक है, उसके बारे में मैं क्या लिखूंगा, और रैंडम एरर is normally caused by human errors। रैंडम एरर आमतौर पे ह्यूमन एरर्स की वजह से होती है, जबकि आपकी जो सिस्टमैटिक एरर होती है उसकी वजह या तो होती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट गलत होता है। इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी होगा तो सारी रीडिंग गलत आएगी, एवरेज लेने से कोई फायदा नहीं होगा। या आप कोई गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब गलत फॉर्मूला यूज करेंगे तो सारे आंसर गलत आएंगे, एवरेज भी गलत आएगा। या आप अज्यूम गलत कर रहे हैं, मिसाल तौर पर आपने अज्यूम किया कि मैं जहाज से छलांग मारूंगा तो एयर रेस नेग्लिजिबल होगी, तो अगर आप एयर रेसेंस को नेग्लिजिबल लेके जब भी जमीन तक पहुंचने का टाइम निकालेंगे हमेशा गलत आएगा, क्योंकि जब आप जहाज से छलांग मारते हैं तो एयर रेसेंस नेग्लिजिबल नहीं होती है। तो अगर आप कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई गलत फॉर्मूला यूज करेंगे या कोई गलत अजम्पशन यूज करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा और वो एरर सिस्टमैटिक एरर आएगी। सिस्टमैटिक एरर का रीजन आमतौर पे क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर इज usually caused by a faulty instrument
एन इनकरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, और एन और अ रॉन्ग फार्मूला, ठीक है। तो ये रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर का डिफरेंस है कि रैंडम एरर जो है वो आमतौर पे ह्यूमन एरर की वजह से होती है, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो है वो आमतौर पे जो है किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, या इनकरेक्ट फॉर्मूले की वजह से होती है, या फिर किसी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से होती है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो मुझे अजम्पशन लिखना था। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और देखें, देखें रैंडम एरर तो रैंडम है ना, वो कहीं भी हो सकती है, उससे आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो एक रैंडम एरर की वजह से जो आपका आंसर आता है वो या तो कभी एक्चुअल वैल्यू से बड़ा आ जाता है, कभी एक्चुअल वैल्यू से छोटा आ जाता है। मिसाल तौर पर आपका एक्चुअल आंसर 3.5 आना चाहिए था, तो रैंडम एरर की वजह से 3.2 भी आ सकता है या 5.3 भी आ सकता है। तो रैंडम एरर की वजह से जो गलतियां होंगी, उन गलतियों की वजह से जो आंसर आएंगे वो स्कैटर्ड होंगे। कभी आंसर वैल्यू से बड़े भी होंगे, कभी आंसर एक्चुअल आंसर से छोटे भी होंगे। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक एरर कर रहे हैं तो अब सारे आंसर एक जैसे हैं। मिसाल तौर पे आपके पढ़ने के पर हर रीडिंग को 0.1 ज्यादा नापता है, तो आपके सारे आंसर एक्चुअल आंसर से बड़े आएंगे। या फर्ज करें कि आपकी जो जीरो एरर है वो नेगेटिव में है, या आपकी जीरो एरर जो है उसकी वजह से आपकी हर रीडिंग जो छोटी आ रही है, तो जब आप सारे आंसर लिखेंगे तो सारे आंसर एक्चुअल वैल्यू से छोटे आएंगे। या फर्ज करें कि एक फॉर्मूले में आपको जो है स्क्वायर करना था, आपने स्क्वायर नहीं किया, तो सारे आंसर आंसर आपके छोटे आएंगे। या फर्ज करें फॉर्मूले में स्क्वायर करना था, आपने क्यूब कर दिया, तो सारे आंसर आपके एक्चुअल आंसर से बड़े आएंगे। तो रैंडम एरर में जो आपके आंसर्स आएंगे, वो रैंडम एरर के वजह से जो आंसर्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, एक्चुअल वैल्यू से बड़े भी होंगे, एक्चुअल वैल्यू से छोटे भी होंगे। लेकिन सिस्टमैटिक एरर की वजह से जो आपके आंसर्स आएंगे वो जो है वो या तो सारे के सारे बड़े आएंगे या फिर सारे के सारे छोटे आएंगे। तो मैं लिख देता हूं, मैं ड्यू टू रैंडम एरर रीडिंग्स आर scattered around the actual value, यानी कि आपके आंसर जो एक्चुअल वैल्यू के आगे पीछे फैले हुए होंगे। लेकिन जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है उसमें ऐसा नहीं होगा। ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर रीडिंग्स आर all either larger or smaller than actual value, यानी आपकी सारी रीडिंग जो है या तो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी होंगी या सारी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू से छोटी होंगी बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के दरमियान होते हैं। एक रैंडम एरर जो है उसको आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करके, रीडिंग रिपीट करके और फिर उनका एवरेज निकाल के इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि एक सिस्टमैटिक एरर को आप जो है रिपीट करके और एवरेज लेकर जो है उसको आप जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा जो रैंडम एरर है वो आमतौर पे ह्यूमन एरर की वजह से होती है, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो आमतौर पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, या गलत फॉर्मूले की वजह से होती है, या गलत assumption की वजह से होती है। इसके अलावा जो रैंडम एरर है उसके वजह से जो आंसर आते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। कभी आंसर आपकी एक्चुअल वैल्यू से बड़े आ जाते हैं, कभी एक्चुअल वैल्यू से छोटे आ जाते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक एरर की वजह से जो आंसर होते हैं वो सारे के सारे आंसर या तो एक्चुअल वैल्यू से बड़े आते हैं, या फिर वो सारे के सारे आंसर जो एक्चुअल वैल्यू से छोटे आते हैं। हमें हाँ बोलो बेटा। ये जीरो एरर सिस्टमैटिक एरर होगा ना? कौन सा वाला? जीरो एरर। मुझे तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, दोबारा बोलो संमिता, क्या कह रही हो? कौन सी वाली एरर? सर जीरो एरर। तुम टाइप कर दो चैट में, तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मेरे सामने दो सवाल और आ रहे हैं चैट पे। एक सवाल मेरे सामने ये आ रहा है कि क्या रैंडम एरर और ह्यूमन एरर एक ही है? बिल्कुल नहीं।
रैंडम एरर नॉर्मली ह्यूमन एरर होती है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ। मिसाल ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि यार जैसे ही जो है आप फला चीज को देखो, स्टॉप वॉच ऑन कर देना। तो जैसे ही आप फला चीज को देखोगे और आप स्टॉप वॉच ऑन करोगे, तो आपके स्टॉप चीज को देखने में और स्टॉप वॉच को ऑन करने में कुछ ना कुछ डिले जरूर आएगा। अब आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप जो एग्जैक्टली उस टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन नहीं कर पाओगे, तो आपकी हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगी। जैसे ना मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ एक बंदा पलक झपकेगा, जैसे पलक झपके आप स्टॉप वॉच से उसका टाइम नोट कर लो, तो आपका जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग कभी भी परफेक्ट नहीं आएगी। ये सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम नहीं है, हालांकि ह्यूमन एरर है। सर ठीक है। मोस्टली ह्यूमन एरर जो होती है रैंडम होती है, लेकिन कभी कभी कुछ रैंडम एरर, कुछ ह्यूमन एरर जो सर है वो भी सिस्टम। हाँ बोलो भाई। सर ये जो ह्यूमन एरर आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि वो कोई ना कोई मतलब टाइम रहेगा जिससे वो मतलब लेट करेगा, तो सर उसको कैलकुलेट करके माइनस नहीं कर सकते? कर दो, बिल्कुल कर दो, लेकिन वो एरर तो सिस्टमैटिक कहलाएगी ना। जीरो एरर को भी तो माइनस करके सही करते हो ना, लेकिन जीरो एरर भी तो एरर कहलाती है ना। तो आप बिल्कुल सही कर मतलब दो, सर कोई मतलब प्रॉब्लम सही नहीं। हो सकते हैं ना ये? वो सही हो सकता है, मैंने ये थोड़ी कहा है सिस्टमैटिक एरर सही नहीं हो सकती। मैंने ये कहा है कि सिस्टमैटिक एरर एवरेज लेके सही नहीं हो सकती। यानी अगर आप 10 दफा जो है वो टाइम नोट करो स्टॉप वॉच से, उसका एवरेज ले लो, तो वो तो गलत ही आएगा ना। जब तक आप उसको माइनस नहीं करोगे, जब तक आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे। अच्छा, एक सवाल मुझसे और किया गया जीरो एरर के बारे में। जीरो एरर सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि जीरो एरर की वजह से जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे आंसर बड़े आएंगे, या सारे आंसर छोटे आएंगे। तो जीरो एरर जो है बेसिकली एक सिस्टमैटिक एरर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी। तो ये हमारी काफी तफसील से बात हो गई सिस्टमैटिक एरर पे और रैंडम एरर। अब हम जरा आगे चलते हैं और अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बाद जो अगली चीज जो कि इससे रिलेटेड है, उस पर हम बात करते हैं। और वो बात जो है वो क्या चीज है, वो है जनाब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अभी हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब देखिए, इसको मैं ऑफिशियली तो आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो फीडबैक लेना चाहूंगा, और मैं जरा जानना चाहूंगा कि आप लोग जो है वो इस बारे में क्या समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये फहीम नबील साहब मौजूद हैं यहाँ पर? फहीम नबील साहब, आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आंसर प्रिसाइज है और मैं आपसे बोलूं एक आंसर एक्यूरेट है, तो किसी चीज के प्रिसाइज होने में और एक्यूरेट होने में क्या फर्क है? यस, फहीम नबील साहब प्लीज माइक अनम्यूट करके बताएं। जी फहीम साहब क्या कहते हैं? किसी चीज के प्रिसाइज होने में और किसी चीज के जो है वो एक्यूरेट होने में क्या फर्क सर प्रिसिजन शायद एक्सपेरिमेंट्स में हो सकता है या प्रैक्टिकल्स में, और एक्यूरेसी कैलकुलेशन। है? तुम्हारा ख्याल है प्रिसीजन प्रैक्टिकल में होता है और एक्यूरेसी कैलकुलेशन में होता है। ठीक है, लाइबा सिद्दीकी, आप जरा कुछ कमेंट करें इसके ऊपर। हाँ भी, लाइबा सिद्दीकी, आपका क्या ख्याल है? प्रिसाइज होने का क्या मतलब है और एक्यूरेट होने का क्या मतलब है? लाइबा सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलाइबा को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद फवाज, आप बताएं जरा, आपके ख्याल में एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेट का क्या मतलब है, प्रिसाइज होने का क्या मतलब है? जैसे जिन लोगों को मैं कॉल आउट करता हूँ और वो जवाब नहीं देते हैं, तो मुझे डाउट होता है कि शायद वो क्लास में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ लॉग इन करके जो है इधर उधर कहीं या सो जाते हैं या इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से वीडियो ऑन करने को भी कह सकता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ आप लोग बैठे क्लास ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। सर जी फरमाएं। लाइक अगर हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस नहीं आप लाइक लाइक आपका सवाल क्या था सर? सवाल ये है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये चीज एक्यूरेट है, इसका क्या मतलब है, और जब मैं आपसे कहता हूँ चीज प्रिसाइज है, तो उससे आप क्या समझते हैं? सर प्रिसिजन तो नॉर्मली वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है ना, लाइक अगर कोई चीज प्रिसाइज है, फॉर एग्जाम्पल 3.1 3.2 3.3 ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे डिफरेंस जिनके होते हैं वैल्यूज के बीच में, उसको हम प्रिसिजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी तो बेसिकली आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में होता है ना, लाइक कि अगर एक्चुअल वैल्यू 10 है और आपकी वैल्यू 9.9 आ रही है तो वो एक्यूरेट होगी। और अगर लाइक वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज है 9.7 9.8 9.6 तो ये प्रिसाइज होंगे क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस कम है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये आप लोग जो है काफी मुनासिब बातें कर रहे हैं, और फातिमा अजीज ने भी मुझे जवाब दिया, काफी बेहतर जवाब दिया है। अमीर अली मूसा ने भी शायद जवाब दिया है। तो देखिए, मैं इसको जरा आसान जबान में समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि होता है कि बाद औक़ात आप जो है गूगल शूगल करके भी तो आंसर निकाल लेते हैं ना, तो वो आप आंसर पढ़ तो देते हैं, लेकिन मेरा मकसद तो ये है कि आपको समझ में भी आए ना। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उस मिसाल के बाद फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो चीज़ जो है एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, क्या है। फर्ज करें कि ये गेम है, वो जो बोर्ड गेम होता है ना, वो जो डार्ट्स मारते हैं खींच के, डार्ट डार्ट गेम्स होता है, ठीक है। तो उसमें ये डार्ट्स गेम में सर्किल बने हुए हैं। अब इन सर्किल में आपका टारगेट क्या होता है? इन सर्किल में आपका टारगेट ये होता है, टारगेट आपका ये होता है कि आपका बुलसआई निशाना बिल्कुल सेंटर पे लगना चाहिए। ये टारगेट होता है ना आपका, कि यस आपका सर। निशाना सेंटर में लगे, ये आपका टारगेट होता है। अब आप फर्ज करें कि हमारे पास 4 आदमी है। एक ग्रीन आदमी है, उसका नाम है पर्सन ए, ठीक है। एक बंदा है, उसका नाम है पर्सन ए। एक नीला आदमी है, उसका नाम है पर्सन बी। एक लाल आदमी है, उसका नाम है पर्सन सी। और फर्ज करें एक ऑरेंज आदमी है, उस ऑरेंज आदमी का नाम क्या है? पर्सन डी है। इनको हम 3-3 डार्ट्स देंगे। गोल्डन वाले को हमने 3 डार्ट्स दी, ब्लू वाले को हमने 3 डार्ट्स दी, 3 डार्ट्स 3 निशाने लगाना। रेड वाले को 3 डार्ट्स दिए कि भाई आप भी 3 निशाने लगाना। और ग्रीन वाले को भी हमने 3 डार्ट्स दिए कि भाई आप 3 निशाने लगाना, ठीक है। अब तीनों जो है बारी बारी अपने निशाने लगाएंगे। पहला ये आएगा, ये जो अपना निशाना एक यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे लगाएगा, एक यहाँ पे लगाएगा। बी आएगा, ये अपना एक निशाना यहाँ पे लगाएगा, जो ब्लू वाला है, एक निशाना यहाँ लगाएगा, एक निशाना यहाँ लगाएगा। फिर सी आएगा, वो अपना एक निशाना यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा। ये अक्षय कुमार है, बिल्कुल सही निशाना लग रहा है इसका। फिर डी आएगा, ऑरेंज वाला, और ये एक निशाना यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। एक निशाना यहाँ पे लगाएगा और एक निशाना यहाँ पे लगाएगा। अब हम जो है इन चारों के बारे में कमेंट करेंगे कि इनकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या जो है वो हिसाब किताब है। अरे यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या ये प्रिसाइज हैं, और आगे हम लिखेंगे क्या ये एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो जो ए है, जो पर्सन ए है, ये जो है ये बंदा एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं। जो बी है ये प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है सर। सी जो है वो प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट एक्यूरेट, और डी जो है वो ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो अब आपको ये देखना है कि जो मैंने आपको मिसाल दी, इस मिसाल से आपको सबक क्या हासिल हुआ, ठीक है। इस मिसाल को देखकर अब जरा मुझे बताएं
ये महानूर हक, तुम बताओ जरा क्या समझ में आया? प्रिसाइज का मतलब क्या समझ में आया और एक्यूरेट का मतलब क्या समझ में आया? सर एक्यूरेट का मतलब हमारे पास राइट जो हमारा जो आंसर है, फॉर एग्जांपल हमें बुल्स आई चाहिए तो उससे कितना क्लोज है हमारे पास उस बंदे का टारगेट ठीक है, जिसने मारा है। और प्रिसाइज का मतलब ये होगा कि कितनी दफा, मतलब वो कितना राइट उसने बुल्स आई को, कितनी बुल्स आई को उसने करा है या नहीं टारगेट किया। प्रिसाइज का मतलब ये होगा कि सही उसका आंसर था कि नहीं था, सही उसने चीज की कि नहीं। नहीं तुम आधी बात सही कर रही हो, एक्यूरेट वाली बात सही कर रही हो, प्रिसीजन वाली बात गलत कर रही हो। अच्छा मरियम फातिमा, तुम बताओ तुम्हारी क्या समझ में आई बात? प्रिसाइज का मतलब क्या समझ में आया और एक्यूरेट का मतलब क्या समझ में आया? एग्जाम्पल से। सर एक्यूरेट का मतलब कि टारगेट से कितना ज्यादा क्लोज है, और प्रिसाइज ठीक का है, मतलब कि जो उसने 3 अपनी टर्न्स ली हैं वो कितनी ज्यादा एक दूसरे से क्लोज। सही है, मुनासिब बात की तुमने। तलाल इकबाल साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करें। प्रिसाइज का मतलब आपकी क्या समझ में आया और एक्यूरेट का मतलब आपकी क्या समझ में आया? सर एक्यूरेट का मतलब कि उसने बिल्कुल सही जगह पे मारा है या नहीं, और प्रिसाइज का मतलब कि उस बुल जाए करीब मारा है या बहुत ही दूर मारा है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। ये चारों बंदे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको डिटरमिन करना है। क्या चीज डिटरमिन करना है? आपको डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हर बंदा जो है 5 रीडिंग्स लेगा। वही आपके इस तरह से 5 बंदे, पर्सन ए, फिर उसके बाद आपका ब्लू कलर में पर्सन बी है, फिर रेड कलर में आपका पर्सन सी है, और फिर ग्रीन कलर में आपका पर्सन डी है। अब जो आपका पर्सन डी है वो पहली रीडिंग लेकर आता है 1.2, दूसरी रीडिंग लेकर आता है 12.1, तीसरी रीडिंग लेकर आता है 38.5, और छठी रीडिंग लेकर आता है 109 चौथी रीडिंग लेकर आता है 109.4, और पांचवी रीडिंग लेकर आता है वो 90। ठीक है, तो पर्सन सी है वो एक रीडिंग लेकर आता है 9.8, 9.9, 9.8, 9.8, 9. तो पर्सन बी है वो एक रीडिंग लेकर आता है 9.2, 9.3, 9.2, 9.2, 9.2। और जब आपका पर्सन ए है वो पहली रीडिंग लेकर आता है आपकी 9.5, 9.6, 9 बल्कि 9.6 से स्टार्ट करें, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 10.0। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन सबका एवरेज निकालते हैं। इन सबका एवरेज निकालते हैं, फिर हम देखेंगे ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है। अगर आप पहले रीडिंग का एवरेज निकालें, इसका एवरेज आएगा 9.8, दूसरे वाले का एवरेज निकालें आएगा 9.2, तीसरे वाले का एवरेज निकालें 9.8 आएगा, और चौथे वाले का एवरेज पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, अब जो पहला वाला बंदा है ये बंदा एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। दूसरा वाला बंदा प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। तीसरा वाला बंदा एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। चौथा वाला बंदा ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। लेकिन इस एग्जाम्पल से भी ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपका आंसर एक्चुअल आंसर के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आपका आंसर 9.8 है तो क्या आपका आंसर 9.8 आ रहा है, उससे करीब आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्रिसाइज होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका आंसर सही है। प्रिसाइज होने के लिए आंसर सही होना जरूरी नहीं है। प्रिसाइज होने के लिए आंसर एक जैसा होना जरूरी है। यानी कि एक्यूरेसी जो है वो ये शो करती है कि आपका एक्चुअल आंसर जो है वो कितना जो है आपकी रीडिंग से करीब है। जबकि प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपका आंसर चाहे गलत आए, डजंट मैटर, लेकिन कि आपकी रीडिंग्स की रेंज कितनी कम है, यानी आपकी रीडिंग्स क्लोज कितनी है आपस में। मिसाल तौर पर आपके फिजिक्स के 10 टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट 10 मार्क का है और आपको 8 मार्क्स चाहिए। 8 मार्क्स वाले को हम कहेंगे ये पास हो गया।
अब अगर आप हर टेस्ट में जो है वो 3 मार्क्स लेकर आते हैं, दूसरे में भी 3 लाते हैं, तीसरे में भी 3 लाते हैं, चौथे में भी 3 लाते हैं, सब में 3 लेकर आते हैं, तो आप जो है फेल हो गए। आपका जो है वो आपका स्कोर एक्यूरेट नहीं आया। आपका कम से कम 8 स्कोर आना चाहिए था, आपका 3 स्कोर आया एवरेज, तो आप फेल हो गए, आप एक्यूरेट नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आप कंसिस्टेंट हैं, आप प्रिसाइज हैं, आपकी सारी रीडिंग्स जो है 3 आ रही। तो प्रिसाइज होने के लिए रीडिंग सही होना जरूरी नहीं है। अच्छा, रीडिंग सही होकर भी आप प्रिसाइज हो सकते हैं। फर्ज करें अगर आप सारे टेस्ट में 8 8 8 8 8 8 लेकर आते, तो आप एक्यूरेट भी हो क्योंकि आपके सारे आंसर सही आए, और आप प्रिसाइज भी हो क्योंकि आपके सारे आंसर एक जैसे आए। आप जो है 8 9 10 8 9 10 8 9 10 लाकर भी आप एक्यूरेट हो सकते हो, लेकिन फिर आप प्रिसाइज नहीं होंगे क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं वो कभी 8 आ रहा होगा, कभी 9 आ रहा होगा, कभी 10 आ रहा होगा। तो मकसद कहने का ये है कि एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपका आंसर सही आना चाहिए, और प्रिसाइज होने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही आना चाहिए। आंसर सही आ भी सकता है, लेकिन प्रिसाइज होने का बेसिक मतलब ये है कि आपके आंसर्स एक जैसे होना चाहिए, आपके आंसर्स की रेंज बहुत कम होना चाहिए, आंसर्स की रीडिंग्स जो है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा, लेकिन मैं इसको एक आइडिया कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी क्या चीज है और प्रिसीजन क्या चीज है। एक्यूरेसी के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर, ठीक है, हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपकी रीडिंग्स जो है वो ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से कितने करीब है, दैट इज योर एक्यूरेसी। जबकि प्रिसीजन का मतलब क्या होगा? प्रिसीजन का मतलब ये होगा कि आपकी रीडिंग्स आपस में एक दूसरे से कितने करीब, ठीक है। हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर विथ ईच अदर, ठीक है। हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर विथ ईच अदर, यानी आपकी रीडिंग्स आपस में कितने करीब हैं, ये आपकी प्रिसीजन है। और आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअल आंसर से कितनी करीब है, ये जो है ये आपकी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी मतलब ये है कि हाउ करेक्ट योर आंसर इज, और प्रिसीजन मतलब है कि हाउ क्लोज योर रीडिंग्स आर विद ईच अदर। सर बोलो। सर ये पूछनी थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, हम कहते हैं वो 7.8234, हम जैसे उसको हाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब जैसे अगर हम उसको जैसे 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम उस वैल्यू को मतलब लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वैल्यू कहेंगे उसको। अच्छा, कुछ खास नहीं कहते। अच्छा, देखो असल में तो मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि प्रिसीजन जो होती है ना, इस पर बड़ी तफसील से अभी हम बात करेंगे मजीद, और कल की क्लास भी हमारी इस पे जाएगी, उसके फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रिसीजन का मतलब जो है ना, एक इसमें ना बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रिसीजन बात किसकी कर रहे हो। एक प्रिसीजन होती है इंस्ट्रूमेंट की, एक प्रिसीजन होती है रीडिंग्स की, और एक प्रिसीजन होती है रिजल्ट की। क्या बोला मैंने? एक इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन होती है, एक रीडिंग की प्रिसीजन होती है, और एक रिजल्ट की प्रिसीजन होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रीडिंग्स आपस में बहुत एक जैसी हैं, तो ये रीडिंग्स प्रिसाइज हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक माइक्रोमीटर जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है, और वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, तो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज है। और एक जो होता है वो होता है रिजल्ट की प्रिसीजन, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अनसर्टेनिटी में। उसमें जो आप रिजल्ट लिखते हो, तुम जो बात कर रहे हो ना कि मेरा आंसर अगर 7.4354 आ रहा है, तो ये रिजल्ट की प्रिसीजन है। ये भी हम इस पे भी बात करेंगे, और ये हम अनसर्टेनिटी में बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल हम रीडिंग्स की प्रिसीजन की बात करें कि रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज हैं, और इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन की भी हम बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी छोटी रीडिंग ले सकते हैं, दैट इज प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी मैं बहुत मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, बेसिक बातें कर रहा हूँ, इसमें अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे। डेप्थ में भी हम जाएंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और डेप्थ में जाते रहेंगे। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पर ना कुछ रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लेते हैं, और रीडिंग्स लेकर हम एक ग्राफ बनाते हैं। जरा एक ग्राफ को समझिएगा जरा आप लोग गौर से।
अब देखिए हम ये ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कोई भी रीडिंग, क्या लेंगे एक्सिस पे कोई भी रीडिंग, और वाई एक्सिस पे हम ये लेंगे कि वो रीडिंग कितनी दफा आई। नंबर ऑफ टाइम्स द रीडिंग इज अचीव्ड, या रीडिंग्स इज ऑब्टेन्ड इतने ज्यादा बेहतर है। यानी कि वाई एक्सिस पे हम ये बात नोट कर रहे हैं कि रीडिंग्स कितनी दफा आई है। मिसाल के तौर पे अगर रीडिंग 0 दफा आई है तो 0 है, 1 दफा आई है तो 1 है, 2 दफा आई है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। अच्छा, रीडिंग क्या हो सकती है? रीडिंग 1 हो सकती है, रीडिंग 2 हो सकती है, रीडिंग 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। और उसमें जो एक्चुअल रीडिंग है, जो सही वाली रीडिंग है, वो 6 है। 6 क्या चीज है? 6 आपकी ट्रू रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग है 6 आपकी। 6 आपकी एक्चुअल रीडिंग है, ट्रू रीडिंग है, यानी कि आंसर आपका 6 आना चाहिए। अब फर्ज करें कि आप जो है डिफरेंट आंसर्स निकालते हैं। अब फर्ज करें कि एक दफा आपका आंसर आता है 2, तो 2 आपका एक दफा आया, एक पॉइंट आ गया। 2 दफा आपका आंसर आता है 3, 3 दफा आपका आंसर आता है 4, 5 दफा आपका आंसर आता है 5, आंसर आपका आता है 4 टाइम्स, और 6 जो आता है आपका वो 9 टाइम्स आता है, और 7 जो है वो आपका 4 टाइम्स आता है, और 8 जो है वो आपका 3 टाइम्स आता है, और 9 जो है आपका 2 टाइम्स आता है, और 10 आपका 1 टाइम आता है। तो जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस शक्ल का बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। इस शक्ल का ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनाने का फायदा क्या होता है? इस तरह से ग्राफ बनाने का फायदा होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो हमारी रीडिंग्स हैं उनका पिक्टोरियल इंप्रेशन कैसा बन रहा है। मिसाल के तौर पर इन रीडिंग्स का पिक्टोरियल इंप्रेशन ये बन रहा है कि रीडिंग जो है 2 से लेकर 10 तक स्प्रेड हुई है, फैली हुई है। तो चूंकि ये रीडिंग्स फैली हुई हैं, तो क्या मैं इनको प्रिसाइज रीडिंग कह सकता हूँ? मैं इनको प्रिसाइज रीडिंग नहीं कह सकता, क्योंकि प्रिसाइज होने के लिए नहीं जरूरी सर। है कि रीडिंग एक लिमिटेड रेंज के अंदर है, तो बहुत फैली हुई है। अच्छा, क्या मैं रीडिंग्स को एक्यूरेट कह सकता हूँ? बिल्कुल एक्यूरेट कह सकता हूँ, क्योंकि जो आपकी ज्यादातर रीडिंग है, जो मैक्सिमम रीडिंग है, वो सही आ रही है। और आपके देखें दोनों साइड पर बड़ी और छोटी रीडिंग बराबर है, तो जब मैं एवरेज लूंगा तो एवरेज ये सेंटर वाले ही आ जाए। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की शक्ल देखकर आप बहुत सारी कमेंट्री कर सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग्स एक्यूरेट हैं, रीडिंग्स प्रिसाइज हैं, यहाँ पर रैंडम एरर ज्यादा है, यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर ज्यादा है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन थोड़ा लंबा डिस्कशन है, मैं इसको छेड़ूंगा तो फिर ये जो है बात थोड़ी लंबी चली जाएगी। तो आज मैं जरा इसको जल्दी से जो है क्लास को वाइंड अप करूंगा। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसको तफसील से बताऊंगा आपको सारे ग्राफ्स के ऊपर, उसकी वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। आज बस हम जरा यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक छेड़ूंगा तो फिर बात बीच में रह जाएगी, फिर दोबारा से कल रिपीट करना पड़ेगा। मीनवाइल आप लोग एक चीज को समझें, सब लोग गौर से सुन लें मेरी बात को। देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं क्लास में, तकरीबन 50-52 बच्चों की क्लास है, 50-52 बच्चों की क्लास है। ऑलमोस्ट 95% बच्चे जो इनके नंबर मेरे पास सेव है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फिर से दोबारा मुझे एक मैसेज करें, क्योंकि आपका नंबर अब मैं जो है वो डिफरेंट स्टाइल से सेव करना चाहता हूँ। क्योंकि पहले आप ओ लेवल्स की रिवीजन में आप ज्यादातर लोग थे या मुझसे ओ लेवल्स पढ़ते थे इवनिंग में, मेरे पास ओ लेवल्स के हिसाब से नंबर सेव थे। अब मैं एएस का जो आपका ग्रुप है, इसके हिसाब से अपने नंबर सेव करना चाहता हूँ आपके। आप सिंपली एक काम करें, जैसे आप पहले भी कर चुके हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज करें, अपना नाम लिखें, वट एवर योर नेम इज, और उसके आगे आप लिखें एएस स्पेस WH स्पेस एएस स्पेस ए स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22। बिल्कुल इसी पैटर्न पे मुझे एक मैसेज करें व्हाट्सएप पे। मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 0346 330 और 330 इस नंबर पे आप बिल्कुल इसी पैटर्न में मैसेज करें। देखें, आपको मुझे बड़ी तफसील से समझाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दुनिया में लास्ट नंबर पे आती है। आप बिल्कुल साफ साफ क्लियर बताते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग साइंसदान बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपका नाम, मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें आपका नाम है बिलाल, तो आप लिखेंगे बिलाल AS स्पेस A स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22, सिंपल। फर्ज करें आपका नाम है लाइबा, तो आप लिखेंगे लाइबा स्पेस AS स्पेस A
स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22। आप फर्स्ट करें आपका नाम सलमान है, अगर आप लिखते हैं कि सलमान सेक्शन AS 2021-22, तो मुझे ऐसा मैसेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिंपल इस पैटर्न को फॉलो करें, खुद से सोचने की, समझने की, साइंसदान बनने की, अंग्रेजी झाड़ने की, टाइप करने की, व्हाट्सएप करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे मुझे मैसेज करें, अपना नाम लिखें स्पेस AS स्पेस A स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22। ना बीच में हाइफन लगाएं, ना डैश लगाएं, ना सेशन लिखें, ना सेक्शन लिखें, ना ईयर लिखें, ना वेल्स कॉलेज लिखें, ना क्लास लिखें। जो मैंने कहा एग्जैक्टली बस यही लिखें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। नाम लिखें AS स्पेस A स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22 एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंजेस। इसमें कोई भी चेंज किए बगैर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे लिखना है। अपना नाम लिखें स्पेस AS स्पेस A स्पेस WH स्पेस 21 स्पेस 22। और मेरा मशवरा है कि अभी राइट नाउ कर दें अगर आपके पास फोन मौजूद है। उसकी वजह यह है कि फिर बाद में आप भूल जाएंगे, और बाद में अगर आपको याद आ भी गया तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ पता नहीं क्या क्या पूरी कहानी लिख के भेज देंगे। तो बेहतर ये है कि जिस पैटर्न में मैंने कहा एग्जैक्टली इसी पैटर्न में मुझे आप मैसेज करें, ठीक है। बाकी ये कि आज का जो लेक्चर है इसका जो इसका जो PDF है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे, उसको आप एक दफा गौर से पढ़िएगा। कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही, और इसके जो ग्राफ्स हैं उस पर मजीद बात करेंगे और उसकी वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। आप में से जिन लोगों को ये नंबर चाहिए फटाफट इसको देख लें, मैसेज फॉरवर्ड कर दें। मैसेज नहीं कर सकते स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते इसको नोट कर लें। मैं जो है तकरीबन 30 सेकंड बाद जो है स्क्रीन को ऑफ कर दूंगा, तो विदिन अ मिनट आप लोग या तो मुझे मैसेज कर दें या फिर इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर यू वांट। सर जी भाई बोलें। सर हमें फुल नेम लिखना होगा क्या? फुल नेम लिख दें तो बेहतर है, क्योंकि असल में क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना। अब हमारे पास जो है समझ लें तकरीबन मेरे पास AS A2 मिला के तकरीबन 8 से 9 फातिमा है, तकरीबन 5 से 6 लाइबा हैं, तकरीबन 7 से 8 बिलाल हैं, तकरीबन 6-7 फिजा बतूल हैं, तकरीबन 3 जो है वो मेरे पास हसान है, 2 मेरे पास सादियाँ हैं, और तकरीबन मेरे पास जो है वो 4 या 5 ज़ैनब है टोटल मिलाकर। तो पूरा नाम लिख देंगे तो जरा डिफरेंशिएट करने में आसानी रहती है, बस ये फर्क है। अदरवाइज अगर आपका नाम फर्स्ट करें आप यूनिक है, आपका नाम फर्स्ट करें आपका नाम है पिंकी, तो पिंकी नाम की तो आई होप कि अगर कोई होगा तो एक ही होगा, तो उसे पिंकी लिख दे, डजंट मैटर। लेकिन अगर किसी का नाम जो है मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें किसी का नाम जो है मिसाल के तौर पर अगर लाइबा है, तो लाइबा हमारे पास एक नाम की नहीं है, बहुत सारे नाम की है। या किसी का नाम फातिमा है तो फातिमा बहुत सारे नाम की है, तो पूरा नाम लिखेंगे ज्यादा बेहतर। ठीक है जी, तो बस ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों ने इसको देख लिया होगा, मैसेज कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कम से कम नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन तमाम लोग इसको करें प्लीज, क्योंकि आगे आपके लिए जो है ये चीज जो है काफी फायदेमंद। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलते हैं। PDF में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।